जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आप सभी की डिमांड थी कि सर जिस तरीके से आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कराते हैं उसी तरीके से हमें इडियम्स फ्रेजेस भी कराइए। तो बस आपके लिए ये वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी है और आज हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये है वोकैब। और जिस एग्जाम में भी इंग्लिश आती है आप सभी को पता होगा उसमें वोकैब का कितना रोल रहता है। और इस सेशन के लास्ट में हम एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चनों पर होगा और आपको ये दिखाएगा कि हाँ, आप भी इस तरीके से क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो शानदार ट्रिक्स के साथ देखेंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे और थोड़ा थोड़ा इडियम्स को इस तरीके से जानेंगे कि आखिर उनका मीनिंग कैसे हम रिलेट कर पाएंगे बाय ऑप्शंस। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ताकि इसी तरीके की आप वोकैब को अपनी मजबूत कर सके। तो हमारा फर्स्ट इडियम है नॉट वंस कप ऑफ टी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंग्लिश मीनिंग। देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट। मतलब किसी के खुद के इंटरेस्ट में कोई चीज ना होना, उसे कह देते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। जिसका क्या हिंदी मीनिंग भी निकाल सकते हैं, वो है कार्य जो पसंद ना हो। और या फिर अलग मीनिंग ये रह सकता है समथिंग दैट सूट्स और डज नॉट सूट वंस टेस्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सूट ना करती हो उसे कह देते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। आई होप ये ईडियम आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी ईडियम करने वाले हैं दोस्तों, जहां पर आप एक पर्टिकुलर ईडियम का मीनिंग देखेंगे, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग देखेंगे और पिक्चर के थ्रू उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ईडियम रहने वाला है हमारा दोस्तों गेट आउट ऑफ हैंड। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। किसी चीज को कंट्रोल करने में यदि कोई डिफिकल्ट हो तो उसे गेट आउट ऑफ हैंड कह सकते हैं या फिर अपने नियंत्रण से बाहर बोला जा सकता है। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो गया कि नियंत्रण से बाहर होना या फिर टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, ये आखिर पाकिस्तान की वीडियो है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसे हम गेट आउट ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मीन्स अ सिचुएशन और बिहेवियर हैव बिकम अनमैनेजेबल। नेक्स्ट इडियम से पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसी चैनल पर आपको वोकैब की एक शानदार सीरीज देखने को मिलेगी, नित्य सीरीज। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आप वहां से शानदार तरीके से अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इवन ये नहीं कि आप सिर्फ एक वर्ड याद करेंगे, नहीं, उसके सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स जो भी एग्जाम से रिलेवेंट है सब कुछ आप ट्रिक से जानेंगे और याद कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर एक पर्टिकुलर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए जहां से हम चीजों को रिवाइज कर सके। तो आपके लिए ये पीडीएफ शानदार तरीके से तैयार की है। सेम जो क्लास में पढ़ाया गया है, जो हिंदी की ट्रिक थी, जो आपको इमेज बताई गई, उस सबको इसमें इंक्लूड करके और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बनाई गई है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर सिंपल आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस पीडीएफ को गेट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम है हमारा टू फिनिश इन टू फिश इन ट्रबल वाटर। मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एडवांटेज ले लेने को कह सकते हैं हम टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। मतलब कठिन परिस्थितियों का फायदा उठाना। आप देख सकते हैं कि अगर आप कठिन परिस्थिति में हो जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी फायदा उठा लेते हैं। तो इसे कहते हैं फिश। एक फिश जो है इन ट्रबल वाटर अच्छा परफॉर्म करती है। तो बाकी आप इमेज से भी आसानी से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट ईडियम है हमारा हैंग ऑन एवरी वर्ड। अब हैंग ऑन एवरी वर्ड का मतलब क्या होता है जानिए। इसका मतलब है लिसन वेरी केयरफुली। किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, किसी की बातों को सुनना, उसे हम कह सकते हैं हैंग ऑन एवरी वर्ड। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे,
तो इसे भी कह सकते हैं हैंग ऑन एवरी वर्ड, कि आप हैंग हो ऑन एवरी वर्ड, किसके, मेरे मेरे जो भी वर्ड है उस पर आप हैंग ऑन हो। तो ध्यान से सुनना। तो बाकी आप इमेज से रिलेट कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुनते हैं, किसी के लेक्चर सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं हैंग ऑन एवरी वर्ड, लिसन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है समथिंग समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली। मतलब कोई चीज जो कभी कभी हो, मतलब रेगुलरली ना हो, हमेशा ना हो, कभी कभी हो, उसे हम कह सकते हैं ऑफ एंड ऑन। तो इरेगुलरिटी का दूसरा मीनिंग हो सकता है ऑफ एंड ऑन। समझे? चलिए नेक्स्ट एंटोनिम की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अलीन पैच। अलीन पैच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। तो इसका तो मैं लाइव एग्जांपल, इस टाइम जो परिस्थितियां चल रही है उसके हिसाब से भी आपको रिलेट कर सकते हैं। क्या? कठिन दौर से गुजरना। अब आप प्लेयरों को जानते हैं, दोनों ही प्लेयर हमारे वर्ल्ड क्लास नंबर 1 है। फिलहाल इनकी परफॉर्मेंस क्या थोड़ी लो चल रही है, पुअर परफॉर्मेंस चल रही है। तो इनके लिए वाला टाइम जो है ना दोस्तों, वो है अ लीन पैच। ऐसा टाइम जब आप पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हो या फिर कठिन दौर से गुजर रहे हो। तो आई होप अब आप इसे रिलेट करके हमेशा याद रख पाएंगे कि अ लीन पैच का मतलब है कठिन दौर से गुजरना या फिर अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारा इडियम की तरफ। ये है हमारा टू प्ले विद फायर। टू प्ले विद फायर का मतलब क्या होता है? टू एक्ट इन डेंजरस एंड रिस्की वे। भाई यदि आप आग से खेलते हैं तो क्या कर रहे हैं? आग से खेलना, तुम एक रिस्की वे में वर्क कर रहे हो, एक डेंजरस वे में एक्ट कर रहे हो। और इस वीडियो से आप जान पाएंगे। तो टू प्ले विद फायर का मतलब हो गया टू एक्ट इन डेंजरस एंड रिस्की वे, खतरों से खेलना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये इडियम। नेक्स्ट इडियम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब होता है नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट्स। मतलब कुछ ऐसा वर्क करना जहां पर आप सेव कर सके, या तो मनी को सेव कर ले या फिर एफर्ट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हिंदी मीनिंग आपके सामने है, किसी काम को सबसे आसान, सस्ते या तेज तरीके से करना। तो वो कहलाता है टू कट कॉर्नर्स। और इमेज से आप समझ सकते हैं कि आपको घूम के जाना पड़ता, आपने क्या करा, कॉर्नर को कट कर दिया, तो आप डायरेक्ट चले गए। तो इससे क्या हुआ, आपके एफर्ट कम हो गए। इसी तरीके से आप मनी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो टू कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट इडियम है हमारा कुक्स द बुक। कुक्स द बुक का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू फाल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब फाल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है? कि कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता हो व्यक्ति, वह उसे झूठे तरीके से रखने लगे, तो उसे कह सकते हैं कुक्स द बुक्स। तो वही खातों में गड़बड़ी कर देना। वही खाते होते हैं ना जिनमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं वही खाता। तो उसमें गड़बड़ी करने को कह देते हैं हम ईडियम के तौर पर कुक्स द बुक्स। क्लियर? बाकी मीनिंग आप जान सकते हैं, फाल्सिफाई और मैनिपुलेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इडियम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पोक वंस नोज। अब पोक वंस नोज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंटरफेयर और मेडल। मतलब किसी पर्सन के किसी और चीजों में इंटरफेयर करने को हम कह सकते हैं पोक वंस नोज, जिसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग होता है टांग अड़ाना। आपने ये जनरली अपने गांव देहात या फिर अपने परिवार वगैरह में भी सुना होगा। टांग अड़ाने को क्या कह देते हैं? पोक वंस नोज। और यदि हम इमेज से समझे तो वो आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा अ ब्लेसिंग डिसगाइज। ब्लेसिंग डिसगाइज का मतलब होता है दोस्तों समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो स्टार्टिंग में तो वो अच्छी ना लगी हो, दुख लगा हो, बट बाद में वो फायदेमंद रही हो, उसे कह देते हैं अ ब्लेसिंग डिसगाइज। दुख के भेष में सुख। ठीक है? स्टार्टिंग में देखने में लगा होगा यार ये तो बेकार चीज है और मतलब गलत रहेगी, बट लास्ट में वो क्या रही, आपके सुख में रही, फायदे में रही। आई होप आपको ये इडियम क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ से और मीनिंग अपना क्लियर कर सकते हैं। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी
विच टर्न्स आउट और रिजल्ट इन समथिंग गुड। क्लियर, मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगी और लास्ट में आते आते वो अपॉर्चुनिटी में चेंज हो गई। नेक्स्ट इडियम है हमारा निडल इन हेस्टेक। अब हेस्टेक क्या होता है? हेस्टेक बोलते हैं दोस्तों कूड़े का ढेर या फिर भूसे का ढेर कह सकते हैं, और उसमें एक निडल होना, तो क्या मीनिंग आएगा? समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। कैसे? यदि आप एक घास के ढेर में एक सुई डाल देते हैं तो क्या उसे ढूंढ पाना पॉसिबल होगा? कितना डिफिकल्ट वर्क है या फिर इम्पॉसिबल है? तो घास के ढेर में सुई, इस तरीके से हम कह सकते हैं निडल इन हेस्टेक। नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट है हमारा रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, तो रैंक एंड फाइल का इंग्लिश मीनिंग क्या है? ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। एक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में रहने वाले लोग या वर्कर्स, उसे हम कह सकते हैं रैंक एंड फाइल। तो सामान्य जन, जो सामान्य जन होते हैं किसी कंपनी में वर्क करते हैं सिंपली, तो उसे हम कह सकते हैं रैंक एंड फाइल। नेक्स्ट इडियम रहेगा हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब मिडनाइट ऑयल कैसे? जब आप रात का ऑयल खर्च कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप देर रात तक वर्क कर रहे हैं, तो वर्क लेट इनटू नाइट को कह देते हैं हम बर्न द मिडनाइट ऑयल। यदि हम इंग्लिश हिंदी मीनिंग जाने तो रात दिन एक करना। ठीक है, रातों को भी पढ़ाई करना, मेहनत करना, तो उसे कहेंगे हम बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इडियम रहेगा टू कम अराउंड। टू कम अराउंड का इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू बिकम कॉन्शियस अगेन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिर से सचेत होना। तो फिर से सचेत होना, अब आपने देखा होगा कोरोना चला था इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, बट अब भी जो भी एक थोड़ी सी बीमारी होती है तो सब क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं। तो टू कम अराउंड का मतलब हो जाता है टू बिकम कॉन्शियस अगेन। नेक्स्ट है टू स्मेल द रैट। अब स्मेल द रैट का मतलब क्या है? कि आप कुछ सस्पिशियस ढूंढ रहे हैं या फिर आपको सस्पिशियस की महक आई है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे हम कह देते हैं दाल में काला, उस तरीके से। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, मतलब कि हाँ दाल में कुछ काला लगना, कि टू स्मेल द रैट का मतलब हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर हुए होंगे दोस्तों। तो चले, नेक्स्ट है हमारा ऑल आइज। तो ऑल आइज का मतलब क्या होगा? ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली, मतलब सारी आंखें बिल्कुल उत्सुकता पूर्ण देखना किसी को, और आंखें अड़ाए रखना। तो इस तरीके से जब कोई कांटे का मैच होता है, बिल्कुल टक्कर का मैच हो रहा हो किसी भी उसमें स्पोर्ट में, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसे वॉच करते हैं ईगरली, तो ऑल आइज कह सकते हैं उसे हम। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रीन हॉर्न। और अ ग्रीन हॉर्न का इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर वर्क में, कंपनी में या फिर कहीं प्लेस पर वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो उसे कह देते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न कैसे? वो देखिए कि जब आप किसी भी जानवर को ले लीजिए जिसके भी हॉर्न निकलते हो, तो जब वो स्टार्टिंग में होता है तो नए नए हॉर्न निकलते हैं, वो हरे रहते हैं, ग्रीन। तो उसे कह देते हैं कि अभी तो ये नया व्यक्ति है, नया जानवर है, तो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो अनुभवहीन व्यक्ति को ग्रीन हॉर्न कह देते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, मतलब सब कुछ समेट लेना। विद ऑल ऑफ वंस possessions, कि यदि कोई अपना घर छोड़ के जाता है या फिर किसी देश को छोड़ के जाता है तो कैसे जाएगा? बैग एंड बैगेज, मतलब जितना भी बोरिया बिस्तर है सब कुछ बांध कर और चल देगा कि हाँ जी चलो अब यहाँ से। तो कह सकते हैं विद ऑल ऑफ वंस possessions। नेक्स्ट है हमारा इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हुआ? डेलिबरेटली, जानबूझकर, कि कुछ वर्क करना जानबूझ के करना, उसे कह देते हैं कोल्ड ब्लड। अब देखिए इसी में से के थ्रू समझिए, वरना ये हमारी फेवरेट वीडियो आपके सामने है, जहां आप देख पाएंगे कि विराट कोहली मतलब जानबूझकर अपने फील्डरों का, टीम मेंबरों का मतलब हौसला बुलंद करते हैं और औरों को सिर्फ दबा कर रखते हैं, क्यों? जानबूझकर। तो उसे कह सकते हैं इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट इडियम रहेगा दोस्तों कट अ पुअर फिगर। अब कट अ पुअर फिगर का मीनिंग क्या है? टू पुट अ बैड इंप्रेशन। जैसे कोई खराब छवि प्रस्तुत करना, कोई परफॉर्मेंस करने गए स्टेज पर तो उतना अच्छा ना कर पाए, बैड इंप्रेशन डाल पाए, तो उसे कह देते हैं कट अ पुअर फिगर या फिर सॉरी फिगर, तो कह सकते हैं। ठीक है,
बैड परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट हमारा बियर द पाम, और बियर द पाम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है टू बी अ विनर, बाजी मार ले जाना, विनर हो जाना, किसी चीज को जीत लेना, उसे कह देते हैं बियर द पाम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तो क्या करा उसने? बाजी मार ली। तो टू बी अ विनर को कह देते हैं बियर द पाम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इडियम वेरी लॉन्ग टाइम। और वेरी लॉन्ग टाइम क्या है? ये मीनिंग है। अगर इसे हम किसी इडियम से रिलेट करेंगे तो उसका मतलब होगा डंकीज ईयर। तो इसे आप अपोजिट भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। डंकीज ईयर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर कैसे? आपने देखा होगा कि जो डंकीज होते हैं, गधे होते हैं, उनका टाइम, उनका एक ईयर कितना लंबा चलता होगा। बेचारे परेशान रहते हैं, ढोते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो गधों का एक साल बहुत ज्यादा लॉन्ग समय होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम होता है। तो डंकीज ईयर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रेव एरर। अ ग्रेव एरर का मतलब होता है हिमालयन ब्लंडर। तो यही था, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको ईडियम का मीनिंग ही मिलेगा, नहीं। आपको मीनिंग देकर 4 ऑप्शन में ईडियम दे देंगे कि ये मीनिंग किस ईडियम से रिलेट करता है। तो आपको दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए, ईडियम भी और उसका मीनिंग भी। तो अ ग्रेव एरर का मतलब होता है हिमालयन ब्लंडर, या फिर हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है अग्रेव एरर, बहुत बड़ी मिस्टेक, गंभीर त्रुटि। तो उसे कह देते हैं हम अग्रेव एरर। आप इमेज और वीडियो से भी समझ सकते हैं कितनी बड़ी गलती है ये। ठीक है। नेक्स्ट है लेटिन एंड ग्रीक। लेटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिव। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव होता है अंडरस्टैंडेबल, जिसे समझा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, जाना जा सके, उसे कह देते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव। बट इनकॉम्प्रिहेंसिव उसी का उल्टा हो जाएगा, जो समझ से बाहर हो। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है तो समझ से परे। अब आपने देखा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक्स है हमारी, उसमें जितना भी कंटेंट होता है 11th-12th में, वो सारा हमारा लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था। उसी वहां से ही आया, यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए समझ से बाहर होता है बच्चों के। तो ऐसे याद रख सकते हैं, लैटिन एंड ग्रीक इज इक्वल टू इनकॉम्प्रिहेंसिव, समझ से परे। नेक्स्ट हमारा बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। मतलब कोई सिल्वर की स्पून, सिल्वर की चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा होने का मतलब क्या होता है? बोर्न टू रिच एंड लग्जरी, धनी परिवार में जन्म लेना। अब यहाँ से तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि यदि आप भी ऐसे ही पैदा हो जाते तो कोई जरूरत नहीं थी आपको क्लास लेने की और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की, क्योंकि गवर्नमेंट ही आप चलाते। तो उसे कहते हैं हम बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, धनी परिवार में जन्म लेना। नेक्स्ट है अ जेस्चर ऑफ पीस। अब देखिए, अ जेस्चर ऑफ पीस मीनिंग है, इसका इडियम क्या आएगा? इसका इडियम आएगा अ ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच। तो यदि आपको अपोजिट भी आया ना कि एन ओलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अ जेस्चर ऑफ पीस। अब ओलिव ब्रांच क्या होती है उसे जानिए दोस्तों। इसे हिंदी में कह सकते हैं शांति का भाव प्रदर्शित करना। तो देखिए, ये होता है हमारा ओलिव। ओलिव एक पेड़ है, उसकी ब्रांच जो हमारे वेस्टर्न है, मतलब यूएसए है या फिर अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह है, वहां पर इसको शांति के प्रस्ताव में यूज किया जाता है। तो जो भी इसे हाथ में ले रखता है उसे ये मान जाता है पीस चाहता है। और आपने यूएनओ का यदि लोगो देखा है तो ये जो साइड में है ना, ये भी ओलिव ब्रांच है। तो ये भी क्या शो करती है? पीस को शो करती है। तो आई होप अब आपके याद रहेगा एन ओलिव ब्रांच। चलिए दोस्तों, अब वक्त है एक शानदार टेस्ट का, और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है और क्या आप अच्छे तरीके से इस सेशन को ले रहे थे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद सोचना है कि किस तरीके से हमने याद किया था और इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर हम एग्जाम भी बताएंगे किस एग्जाम में वो इडियम आया हुआ है। जैसे आपके सामने फर्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, आप बता सकते हैं कि क्या होगा सही जवाब। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब था हाथ से निकल जाना। तो टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाना। सही है। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा टू फिश इन ट्रबल वाटर्स।
ट्रबल वाटर में फिश का होना। तो क्या था, हमने क्या देखा था कि कुछ चीज अच्छा करना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, तो कह सकते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है हैंग ऑन एवरी वर्ड। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए क्या होगा हैंग ऑन एवरी वर्ड का। लिसन वेरी केयरफुली, मतलब एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अलीन पैच, ऑप्शन रहेंगे ये। तो अलीन पैच हमने कैसे देखा था, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो उससे उनसे रिलेट कैसे किया कि अभी परफॉर्मेंस खराब चल रही है, तो अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इसका सही जवाब होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बर्न द मिडनाइट ऑयल। और मिडनाइट ऑयल बर्न करने का मतलब क्या था कि दिन रात वर्क करना या रात में भी वर्क करना, तो कह सकते हैं वर्क लेट इनटू द नाइट, सही जवाब होगा। नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू प्ले विद फायर। टू प्ले विद फायर का हमने देखा था आग से खेलना, और देखिए ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, तो सही जवाब था टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल कैसे याद किया, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। अब ये हमारा CPO 2022 का क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी थे दोस्तों वो प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चन है, आप आसानी से अब कर पाएंगे। तो ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी को हम क्या कह रहे थे, रैंक एंड फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब क्या देखा था हमने कि स्टार्टिंग में कोई चीज गलत दिख रही है बट लास्ट में क्या हो रहा है वो सही साबित हो रही है। तो समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट तो रिकॉग्नाइज नहीं किया था बट लास्ट में वो जाकर गुड निकली, अच्छी निकली। नेक्स्ट है निडल इन अ हेस्टेक। हेस्टेक में निडल का होना क्या था भाई, एक मतलब भूसे के ढेर में यदि एक सुई गिर जाए तो उसे ढूंढना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो कह सकते हैं समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑफ एंड ऑन, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगेन एंड अगेन, एवरी डे, समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, और नॉट सून। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सही जवाब है समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, मतलब कभी कभी। आई होप यहाँ तक सेशन आपको सही लगा होगा दोस्तों। जो भी आपने यहाँ से सीखा, सेशन कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका क्या फीडबैक है वो भी जरूर लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग और सेशन को लाएंगे। और ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।